Hello everyone, welcome to my YouTube channel ASME Adda for Mechanical Engineers. Today we are discussing ASME Essay Section 2 Part A Essay 234. Essay 234 is the specification for piping fittings of wrought carbon steel and alloy steel for moderate and high temperature service. तो बेसिकली जो ऐसे 234 में फिटिंग्स कवर होती हैं वो कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील को कवर करता है और इनकी जो सर्विस है मॉडरेट एंड हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए ये यूज़ होते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसे 234 की रिक्वायरमेंट्स को। सो वन बाय वन हम कवर करते हैं। दिस स्पेसिफिकेशन कवर्स wrought carbon steel and alloy steel fittings of seamless and welded construction covered by the latest revision of ASME B16.9, B16.11, MSS, SP79, 83, 95 etc. तो बेसिकली ये ऐसे 234 स्पेसिफिकेशन में सीमलेस फिटिंग्स भी कवर होती हैं और वेल्डेड fittings भी covered है। These fittings are for use in pressure piping and in pressure vessel fabrication for service at moderate and elevated temperatures. तो ये fittings का use है वो piping components में भी use होता है और pressure vessels में भी इनका use होता है moderate और elevated temperatures के लिए। Elevated means high temperatures के लिए like 200, 300, 400 ये टेम्परेचर्स के लिए ये सूटेबल होते हैं। और जो अलॉय स्टील कैटेगरी है वो कैन गो अप टू 500, 600 डिग्री सेल्सियस। फिटिंग्स डिफरिंग फ्रॉम ASME and MSS standards shall be furnished in accordance with supplementary requirement as 58 of specification A960। तो इसमें ऑप्शनल सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स को भी कवर किया गया है और अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकली अगर सेलेक्ट करनी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको परचेज ऑर्डर में मेंशन करना होगा, अदरवाइज इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगा वेंडर। तो हमें परचेज ऑर्डर में स्पेशली मेंशन करना होगा कि ये सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। दिस स्पेसिफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ इंच पाउंड यूनिट्स एंड SI यूनिट्स। तो ये दोनों ही यूनिट्स में अवेलेबल है और इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट तरीके से आपको अलग अलग सेपरेटली पुट करनी है किसी भी टेस्ट कोड में। अगर कोई भी फिटिंग वेंडर सप्लाई कर रहा है किसी भी अपने क्लाइंट को तो ऐसा यूनिट अगर वो में पूरा MDC बना रहा है तो पूरा MDC ऐसा यूनिट में ही होगा। वो कहीं पे भी इंच और SI यूनिट्स को मिक्सअप नहीं कर सकता, इंच पाउंड यूनिट और SI यूनिट्स को मिक्सअप नहीं कर सकते, अदरवाइज ये एक नॉन कन्फॉर्मेंस हो जाएगा। ये हर एक मटेरियल स्पेसिफिकेशन में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये सेपरेट आपके वैल्यूज़ हैं। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। सो ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इसमें। कंबाइनिंग वैल्यूज फ्रॉम टू सिस्टम में रिजल्ट इन नॉन कन्फॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। अब इसमें जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको देख लेते हैं। A960 क्या है? ये कॉमन रिक्वायरमेंट्स को कवर करता है पाइपिंग फिटिंग्स को और ASTM की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी A960 इसमें एप्लीकेबल है। ASME स्टैंडर्ड B16.9 स्टील बट वेल्डिंग फिटिंग्स, इसमें आपकी बट वेल्डिंग, एल्बो, टी रिड्यूसर्स और जितनी भी एंड कैप्स हैं, जितनी भी टाइप की फिटिंग्स हैं वो बट वेल्ड फिटिंग्स इसमें कवर्ड होती हैं। बेसिकली इसमें डायमेंशंस दी हुई हैं कि एल्बो का आउटसाइड डायमीटर इतना होगा, ये साइज है, तो थिकनेस कितनी चाहिए, बेवल का डिटेल क्या रहेगा, हाइट कितनी रहेगी, ये ऑल डिटेल्स कवर्ड है B16.9 में। और इसके बाद B16.11 में कवर्ड है फोर्स्ड स्टील फिटिंग, सॉकेट वेल्डिंग एंड थ्रेडेड।
तो ये इसमें कवर्ड है। अगर कोई भी अगर बेल्डेड फिटिंग प्रोड्यूस की है तो इससे एसएमई सेक्शन 9 भी कवर्ड होता है, और एमएसएस स्टैंडर्ड में एमएसएस 2575 ये एप्लीकेबल है। ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन, सो ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेबल होगी कि जो परचेस ऑर्डर, जब भी एक प्रोक्योरमेंट इंजीनियर परचेस ऑर्डर बना रहा है तो उसमें क्या क्या कवर्ड होगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सो ये सेक्शन देखने के लिए हम ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। तो बेसिकली ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन में इट इज़ दी परचेसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to specify in the purchase order all ordering information necessary to purchase the needed material. Examples of such information include but are not limited to the following, like आपको क्वांटिटी मेंशन करनी है, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ फिटिंग एंड नॉमिनल डायमेंशन, लाइक फिटिंग सीमलेस है, बेल्डेड है, या फिटिंग का नाम लाइक एल्बो है, एल्बो, देन नॉमिनल डायमेंशन 1 NPS या DN25 इस तरीके से उसको लिखना है। स्टील कंपोजिशन लिखना है, ग्रेड और क्लास क्या है उसका, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी लिखनी है, सीमलेस है या बेल्डेड है वो भी इसमें लिखना है, स्पेसिफिकेशन नंबर के ऐसे 2, 3, 4 वो लिखना है आपको। सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट अगर आपको कोई भी कवर करनी है वो भी आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी है। एडिशनल रिक्वायरमेंट कोई भी अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी कवर करनी है। नाउ हम मूव करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स है। सो जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट फर्निश्ड टू दिस स्पेसिफिकेशन मीन्स ऐसे 2, 3, 4 shall conform to the requirements of specification A960 including any supplementary requirements that are indicated in the purchase order. So 960 की सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर करना है इस स्पेसिफिकेशन में। अगर कोई भी प्रोडक्ट फर्निश किया जा रहा है ऐसे 2, 3, 4 में, तो ऐसे 2, 3, 4 में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो वो ऐसे 960 की रिक्वायरमेंट्स को भी फुल्ली कंप्लाई करना चाहिए। और सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है, आपने परचेस ऑर्डर मेंशन किया तो उसको भी कवर करता है और फुल्ली कंप्लाई भी करना होता है। अगर फेल करता है किसी भी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने में नॉन कन्फॉर्मेंस हो जाएगा। इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन मीन्स ऐसे 234 एंड ऐसे 960 दिस स्पेसिफिकेशन शैल प्रिवेल मीन्स ऐसे 234 और ऐसे 960 इनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे 234 प्रिवेल करेगा, मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट्स को माना जाएगा। मटेरियल्स, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर फिटिंग शैल बी फुल्ली चिल्ड स्टील होना चाहिए, consisting of forgings, bar, plate, sheet and seamless or fusion welded tubular products with flare metal added and shall conform to the chemical requirements of table 1. आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। फोर्जिंग और शीपिंग ऑपरेशंस may be performed by hammering, pressing, piercing, extruding, upsetting, rolling, bending, fusion welding, machining, or by a combination of 2 or more of these operations. The forming procedure shall be so applied that it will not produce injurious imperfections in the fittings. और इस तरीके से फॉर्मिंग ऑपरेशन को अप्लाई करना है कि इंजूरियस कोई भी डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई भी इम्परफेक्शन नहीं आना चाहिए जिससे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़े। Fittings NPS 4 and under may be machined from hot forged or rolled, cold sized and straightened bar stock having the chemical composition of grade in table 1 and mechanical properties of grade in table 2. तो बेसिकली अगर NPS 4 या 4 इंच से नीचे कोई भी साइज़ है या 4 इंच है तो उसको हम डायरेक्टली हॉट फोर्ज या रोल्ड स्टॉक से हम उसको मशीन करके बना सकते हैं। लाइक हम एंड कैप को जनरली बना लेते हैं डायरेक्टली मशीन करके।
तो उसको कंप्लाई करना है केमिकल कंपोजिशन जो टेबल 1 में गिवन है, वो उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टेबल 2 में दी हुई हैं, उनको कंप्लाई करना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे। सो नेक्स्ट क्लॉज है हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिटेल में देख लेते हैं। हीट ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर है। फिटिंग्स आफ्टर फॉर्मिंग एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर। तो फिटिंग्स की जो फॉर्मिंग है वो एलिवेटेड टेम्परेचर पे होती है। उनको shall be cooled to a temperature below the critical range under suitable conditions to prevent injurious defects caused by too rapid cooling। तो जब आपका फाइनल फॉर्मिंग जब हो जाएगा एलिवेटेड टेम्परेचर पे, तो उसको पहले कूल करना है क्रिटिकल रेंज से, उसके बाद उसको फर्दर हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे एज पर बिलो रिक्वायरमेंट। सो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो WPV, WPC और WPR फिटिंग्स की है। इफ तो सबसे पहले देखते हैं हॉट फॉर्म्ड WPV, WPC एंड WPR fittings upon which the final forming operation is completed at a temperature above 620 degrees Celsius and below 980 degrees Celsius need not be heat treated provided they are cooled in still air। Means WPV, WPC और WPR फिटिंग्स की फॉर्मिंग अगर हमने हॉट फॉर्मिंग करके करी है और टेम्परेचर की जो रेंज है 620 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होनी चाहिए और 980 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने चाहिए। सो इस रेंज में अगर आपने फॉर्मिंग की है हॉट फॉर्मिंग, और जो कूलिंग है वो स्टिल एयर कूल है, तो हमें फर्दर हीट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्लॉज को देखते हैं। इफ हॉट फॉर्म और forced WPV, WPC और WPR fittings finished at a temperature in excess of 980 degrees Celsius shall subsequently be annealed, normalized or normalized and tempered। Hot forced fittings NPS 4 or smaller need not be heat treated। तो बेसिकली अगर आपने 980 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को जब आप हॉट फॉर्मिंग कर रहे हैं, इसको अगर क्रॉस करते हैं इस टेम्परेचर को, तो हॉट फॉर्मिंग करने के बाद आपको हीट ट्रीटमेंट करना होगा। उसमें क्या करेंगे आप, अनीलिंग कर सकते हैं, नॉर्मलाइजिंग कर सकते हैं, या नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग कर सकते हैं। अगर आपका साइज़ NPS 4 या इससे कम है तो देन उस केस में हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है WPV, WPC एंड WPR फिटिंग्स ओवर NPS 12। सो 12 मीन से ऊपर अगर आपकी फिटिंग का साइज है और उस फिटिंग की जो फॉर्मिंग है वो हम लोकल हीटिंग करके कर रहे हैं, लोकल हीटिंग ए पोर्शन ऑफ द फिटिंग स्टॉक टू एनी टेम्परेचर और फॉर फॉर्मिंग shall be subsequently annealed, normalized और normalized and tempered। और दूसरा केस है कि फिटिंग्स such as elbows, tees, header tees, reducers and lap joint instruments with carbon content less than 0.26% NPS 12 and under shall not require heat treatment after forming a locally heat treated portion of the fitting। तो अगर आपकी फिटिंग्स का साइज जो एल्बोज, टीज, हेडर टीज, रेड्यूसर एक्सेट्रा है, उनका साइज NPS 12 से या NPS 12 है या उससे कम है और कार्बन कंटेंट है वो 0.26% से कम है, तो उस केस में हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपने कोल्ड फॉर्म WPV, WPC, WPR फिटिंग्स को फाइनल फॉर्मिंग किया गया है और टेम्परेचर उनका 620 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो उस केस में आपको नॉर्मलाइजिंग या स्ट्रेस लीविंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेस लीविंग का जो टेम्परेचर होगा वो 595 टू 690 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होगा। और WPV, WPC and WPR fittings produced by fusion welding and having a nominal wall thickness at the welded joint 19 mm and greater shall be PWST at 595 to 675 degrees Celsius or in accordance with sign point 2.6। तो बेसिकली अगर आपने WPV, WPC या WPR फिटिंग्स को और आपने फ्यूजन वेल्डिंग करके बनाया है और जो फिटिंग है उसका साइज बॉल थिकनेस 19 mm या इससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसको एडिशनली
PWST करेंगे एट 595 to 675 डिग्री सेल्सियस और इन अकॉर्डिंग विद 7.2.6। तो 7.2.6 में क्या लिखा गया है कि WPB WPC फिटिंग produced by any of the methods in section 6 may be annealed, normalized और normalized and tempered। so हम annealing, normalizing या normalizing and tempering भी कर सकते हैं। अब सेकंड केस है WPB, WPC और WPR फिटिंग्स के अलावा जो मटेरियल्स हैं उनमें हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे वो देख लेते हैं। सो फिटिंग्स ऑफ WP1, P11 क्लास 1, P11 क्लास 2, P11 क्लास 3, P12 क्लास 1, P12 क्लास 2, P22 क्लास 1, क्लास 3, WP5, WP9 shall be furnished in the annealed, isothermal annealed और normalized and tempered condition। और अगर आपने नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग की है तो टेम्परिंग टेम्परेचर है वो P11 क्लास 1, P11 क्लास 2, क्लास 3, P12 क्लास 1, क्लास 2 shall not be less than 620 डिग्री सेल्सियस। और ग्रेड 5, ग्रेड 9, ग्रेड 22 क्लास 1, क्लास 3 के लिए जो टेम्परिंग टेम्परेचर है वो 675 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए। फिटिंग्स ऑफ ग्रेड P1, P12 क्लास 1 और P12 क्लास 2 आइदर हॉट फॉर्मिंग से बनाया है या कोल्ड फॉर्मिंग से बनाया है, उसमें एक फाइनल हीट ट्रीटमेंट करेंगे 650 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ द हीट ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड इन 7.3.1। तो 7.3.1 में जो लिखा है उसके हम 650 डिग्री सेल्सियस पे एक फाइनल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं फिटिंग्स ऑफ WP24 आइदर हॉट फॉर्म्ड और कोल्ड फॉर्म्ड shall be furnished in the normalized and tempered condition। सो WP24 की जो फिटिंग है उसको नॉर्मलाइज एंड टेम्पर्ड कंडीशन में सप्लाई करना है। जो नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर की रेंज है वो 980 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस की रेंज में करना है नॉर्मलाइजिंग, और टेम्परिंग का टेम्परेचर वो 730 टू 800 डिग्री सेल्सियस के रेंज में होना चाहिए। Fittings in all thicknesses produced by fusion welding after the heat treatment specified in 7.3.1 shall be post weld heat treated at a temperature not less than prescribed above for tempering, except that grade WP1 type 1 and type 2 are required to be post weld heat treated only when the nominal wall thickness at the welded joint is 13 mm or greater। सो ये एक अलग कैटेगरी है। अब इसके बाद ये फ्यूजन वेल्डिंग के लिए कैटेगरी है, उसका डिटेल दिया गया है। अब हम देखेंगे कि जो ग्रेड WP91 टाइप 1 और टाइप 2 की जो फिटिंग्स हैं उसमें जो हीट ट्रीटमेंट होना है वो नॉर्मलाइजिंग करना है 1040 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर पे और 1080 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहेगा नॉर्मलाइजिंग का टेम्परेचर। और इसके बाद जो टेम्परिंग टेम्परेचर की रेंज है वो 730 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। ये फाइनल हीट ट्रीटमेंट होगा। अब इसके बाद मूव करते हैं ग्रेड WP911। इसका भी नॉर्मलाइजिंग इन द टेम्परिंग रेंज ऑफ नॉर्मलाइजिंग करनी है टेम्परेचर रेंज 1040 टू 1080 डिग्री सेल्सियस और टेम्परिंग करनी है 740 डिग्री सेल्सियस टू 780 डिग्री सेल्सियस एज ए फाइनल हीट ट्रीटमेंट। और WP92 फिटिंग्स में जो नॉर्मलाइजिंग की रेंज है 1040 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, 1080 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। टेम्परिंग करनी है वो 800 डिग्री सेल्सियस 730 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परिंग का टेम्परेचर होना चाहिए। और ग्रेड WP115 shall be normalized in the temperature range of 1050 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हीट ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्लॉज पे, केमिकल कंपोजिशन को देख लेते हैं।
केमिकल कंपोजिशन टेबल 1 के अकॉर्डिंग होगा। सो टेबल 1 को देख लेते हैं। टेबल 1 में जितने भी ग्रेड्स अवेलेबल हैं ऐसे 2, 3, 4 में सो कवर किए गए हैं। WPV ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज कार्बन स्टील मटेरियल में यूज़ होने वाला सबसे वाइडली यूज ग्रेड है। इसमें कार्बन 0.3% होगा, मैग्नीज 0.29 1.06 होगा, फास्फोरस 0.050, सल्फर 0.058, सिलिकॉन 0.10 मिनिमम, क्रोम 0.4 मैक्सिमम, मॉली 0.15 मैक्सिमम, निकिल 0.4, कॉपर 0.4, अदर्स 0.08। अदर्स में वेनेडियम आता है 0.08। तो इसमें जितने भी ग्रेड्स अवेलेबल हैं लाइक ग्रेड WP11, P22, P5, P9, P91 टाइप 1, टाइप 2, WP115, P911, P92। तो ये बहुत सारे ग्रेड्स अवेलेबल हैं। आप WP92 को देखोगे तो इसमें 8.5 से 9.5 क्रोम है, सॉरी मॉली है वो 0.3 से 0.6 के बीच में है, और ये भी अलॉइंग एलिमेंट है लाइक टंगस्टन, वेनेडियम, जर्गोनियम, टाइटेनियम। और ये WP115 है, P91 है। सो इसमें ये हाई अलॉय स्टील्स हैं, ये हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ होते हैं। तो आप जो भी ग्रेड्स की आप फिटिंग्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप TC रिव्यू करना चाहते हैं तो इस टेबल 1 से आप मैच कर सकते हैं केमिकल कंपोजिशन को। देन अब हम वो करेंगे टेंसाइल रिक्वायरमेंट्स को कवर करेंगे क्लॉज 9। सो टेंसाइल रिक्वायरमेंट्स हैं वो टेबल 2 में मेंशन है। आप टेंसाइल के लिए लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स स्पेसिमेन कट कर सकते हैं, या तो फिटिंग से कट कर सकते हैं सैंपल को, या स्टार्टिंग प्लेट या पाइप जो भी मटेरियल आपने सेलेक्ट किया है उससे कट कर सकते हैं। अगर आपने फोर्जिंग को सेलेक्ट किए हैं फिटिंग्स के लिए तो जो टेंसाइल की रिक्वायरमेंट है वैसे 105 को की रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए। और one tension test shall be made on each sheet of material and in the same condition of heat treatment as the finished fitting it represents। तो जो आपने सैंपल जिस कंडीशन में टेस्ट होगा उसकी कंडीशन और जो फाइनल फिटिंग पे जो फाइनल हीट ट्रीटमेंट किया गया है दोनों का, सैंपल का हीट ट्रीटमेंट और फिटिंग का हीट ट्रीटमेंट दोनों सेम कंडीशन में ही टेस्ट होनी चाहिए। ये अल्टीमेट गोल है कि जो टेंसाइल टेस्ट होगा वो फाइनल हीट ट्रीटमेंट होने के बाद ही होगा। अगर आपने रॉ मटेरियल से लिया है तो उसको आपको हीट ट्रीट करना पड़ेगा सेम तरीके से जिस तरीके से आपने फिटिंग को हीट ट्रीट किया है। सो यही आपको इधर एक्सप्लेन किया है। वेयर द प्लेट और पाइप इज यूज्ड फॉर द टेस्ट स्पेसिमेन थिकनेस टेस्टेड shall represent all fittings made from the same heat of material in the same heated condition in any thickness up to and including the tested thickness। Same heat treatment condition means the same type of heat treatment means normalizing है तो नॉर्मलाइजिंग करना है, स्ट्रेस लीविंग है तो स्ट्रेस लीविंग, अनेलिंग है तो अनेलिंग एक्सेट्रा। और जो टेम्परेचर है वो भी सेम होना चाहिए। When cold form fittings are furnished, samples of the raw material shall be normalized or stress relieved as required in 7.2.4 clause number। Tension tests conducted on these heat treated samples shall be considered to be the tensile properties of the cold form fittings। तो अगर आपने कोल्ड फॉर्म फिटिंग आप फर्निश कर रहे हैं किसी को, तो अगर आपने जो सैंपल लिया है कोल्ड फॉर्म फिटिंग से लिया है रॉ मटेरियल से, तो उसकी हिसाब आपको नॉर्मलाइजिंग या स्ट्रेस लीव करना पड़ेगा जो सैंपल है टेंशन टेस्ट का। अब मूव करते हैं हार्डनेस टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने वन फिटिंग प्रोड्यूस नहीं की है किसी भी एक हीट में तो हम क्या करेंगे, 4x और ग्रेड 91 92 की रिक्वायरमेंट को छोड़ दें तो हर एक हीट में या पर बैच में आपको 2 पीस की हार्डनेस को चेक करना होता है।
A minimum of 2 pieces per batch or continuous run shall be hardness tested to ensure the fittings are within the following limits for each grade in table 2. The purchaser may verify that the requirement has been met by testing at any location on the fitting, provided such testing does not render the fittings useless. तो हार्डनेस की क्या रिक्वायरमेंट है ग्रेड वाइज वो हम देख लेते हैं कि ग्रेड 5, 9 और WPR फिटिंग की जो मैक्सिमम हार्डनेस है वो 217 HP मैक्सिमम चाहिए। WP24 P911 की 248 मैक्सिमम है चाहिए हार्डनेस, और ग्रेड 92 की हार्डनेस 269 HPW मैक्सिमम चाहिए। इस ग्रेड के अलावा जितने भी ग्रेड्स हैं उनकी 197 HB मैक्सिमम चाहिए। और अगर WP91 टाइप 1 टाइप 2 की जो फिटिंग्स हैं और WP115 की जो फिटिंग्स हैं उनकी जो हार्डनेस की रेंज है वो 190 से 250 HBW होना चाहिए। अब इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट की रिक्वायरमेंट 6 सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आप इस फिटिंग को लगाएंगे अपने किसी भी पाइपिंग स्पूल में या प्रेशर वेसल में हीट एक्सचेंजर कहीं पे भी यूज़ करेंगे, तो जब फाइनल प्रोडक्ट का हाइड्रो टेस्ट करेंगे तो वो हाइड्रो टेस्ट में पास होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ND की रिक्वायरमेंट्स आप देखेंगे तो WP91 टाइप 1 टाइप 2 P92 उसमें कोई भी एक ND करना पड़ेगा, या तो आप लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन करने हैं या मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन या अल्ट्रासोनिक टेस्ट या नॉन डिस्ट्रक्टिव एलईडी करंट टेस्ट, इसमें से कोई भी एक आप मेथड फॉलो कर सकते हैं। और जो डायमेंशन है फिटिंग्स की वो बट वेल्डिंग फिटिंग्स की डायमेंशन है वो ASME B16.9 में कवर्ड है, B16.11 में सॉकेट वेल्डिंग और थ्रेडेड फिटिंग्स की कवर्ड है, और निप्पल वगैरह हैं वो MSSSP 7983 में कवर्ड है। और सरफेस फिनिश अपीयरेंस कोरोजन प्रोटेक्शन ये रिक्वायरमेंट ऐसे 960 में गिवन है। सो आप बेसिकली इसमें ये है कि आपकी जो थिकनेस है वो उससे कम नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपका जो वर्कमैनशिप है वो वर्कमैन लाइक फिनिश होनी चाहिए, कहीं पे भी हेवी डेंट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी डेंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका 12.5% जो मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड है उससे नीचे चला जाए। रिपेयर बाई वेल्डिंग ये डिपेंड करता है कि जो वेंडर है और क्लाइंट है वो दोनों अगर एग्री करते हैं तो रिपेयर बाई वेल्डिंग अलाउ कर सकता है परचेजर, अदरवाइज रिपेयर बाई वेल्डिंग परमिटेड नहीं होगा। इन केस अगर रिपेयर बाई वेल्डिंग अलाउड है तो सेक्शन 9 की रिक्वायरमेंट को फॉलो करनी होगी, और हीट ट्रीटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से आपको फॉलो करना होता है। एडिशनली आपको PWST करना है वेल्डिंग करने के बाद, तो जो वेल्डिंग होगी ये सभी सेक्शन 9 की रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा। इंस्ट्रक्शन की सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर करना है 960 में जो मेंशन है। रिजेक्शन एंड और रीहियरिंग, तो अगर आप कोई भी इस ऐसे 234 की किसी भी क्लॉज को अगर मीट नहीं करते हैं, टेंसाइल केमिकल या किसी भी टेस्ट में फेल होता है NDE में, तो रिजेक्शन माना जाएगा। अब सर्टिफिकेशन की बात करते हैं कि सर्टिफिकेशन में क्या क्या आना चाहिए जब आप MTC को रिव्यू कर रहे होंगे, तो उसमें क्या क्या रिजल्ट्स मिनिमम रिपोर्ट करेगा वेंडर। सो ऐसे 960 में भी मेंशन है, और इसके अलावा ऐसे 234 में भी दिया गया है कि केमिकल एनालिसिस जो टेबल 1 में दिया है वो आपको मेंशन करना है MTC में, टेंसाइल के रिजल्ट्स को करना है, देन हार्डनेस के रिजल्ट्स को डालना है, हीट ट्रीटमेंट का कौन सा टाइप हमने किया है वो मेंशन करना है, सीमलेस है या वेल्डेड है फिटिंग वो स्पेसिफाई करना है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है और पाइप है या प्लेट है ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडियोग्राफी के अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन जो भी आपने किया है वो लिखना है, और सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट जो भी आपने टेस्टिंग करी है वो भी आपको स्पेसिफाई करना है TC में।
अब इसके अलावा देखेंगे आप प्रोडक्ट मार्किंग में देखेंगे तो ऐसे 960 में भी कॉमन रिक्वायरमेंट दी हुई हैं, बट जो ऑल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। ऐसे 9 सबसे पहले देख लेते हैं ऐसे 960 में क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो मार्किंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो each piece shall be legibly marked with the specification designation means ऐसे 2 3 4 ग्रेड क्या है, क्लास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम या सिंबल क्या है, हीट ट्रीटमेंट कौन सा किया है, साइज या शेड्यूल क्या है अगर एप्लीकेबल है तो। सो ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। और इसके अलावा एनेक्सर A1 की रिक्वायरमेंट है, वो भी हमें स्पेसिफाई करनी है। तो एनेक्सर A1 में क्या दिया है वो एक बार समझ लेते हैं। सो WPV फिटिंग्स में अगर आपने वेल्डेड कंस्ट्रक्शन है तो हम उसमें ऐड कर देंगे W, और सीमलेस है तो हम एज इट इज़ WPV को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ए का मतलब है इन केस अगर आपने अल्ट्रासाउंड का एग्जामिनेशन किया है रेडियोग्राफी की जगह पे तो आप यू भी आपको ऐड करना है। सो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है मार्किंग की। और बट वेल्डिंग फिटिंग्स containing welds that have been ultrasound examined instead of radiography shall be marked U after heat identity। तो इस तरीके से आपको U प्लेस कर देना है हीट नंबर के बाद अगर आपने रेडियोग्राफी की जगह पर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन परफॉर्म की है। इन एडिशन आप बार कोडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री के जो भी नॉमिनल स्टैंडर्ड्स हैं तो आप बार कोडिंग भी कर सकते हैं इसकी जगह पर। अब हम एक बार टेंसाइल की टेबल को भी रीड कर लेते हैं कि टेंसाइल की रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से उसको रीड करना है। तो ये टेबल 2 है, टेंसाइल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पर ये ग्रेड दिए हुए हैं। सो ईच एंड एवरी ग्रेड के लिए सेपरेटली टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम दी हुई है और यील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम मेंशन्ड है। यहाँ जहाँ पर रेंज लिखी हुई है वहाँ पर रेंज लिख दिया है। सो WPV का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो WPV की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है मिनिमम वो 415 MPa है और 60 KSI में है। यील्ड है 240 मिनिमम। तो इस तरीके से हर एक ग्रेड के लिए स्पेसिफाइड है मिनिमम और मैक्सिमम जो भी या रेंज है जो एप्लीकेबल है वो दी हुई है। अब एलोंगेशन की रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं ग्रेड वाइज। सो अगर आपने स्टैंडर्ड राउंड स्पेसिमेन बनाया है तो 4D के अकॉर्डिंग तो ऑल ग्रेड्स इसको इसमें क्या क्या है इंक्लूडेड नहीं है। WPR नहीं है, WP91 टाइप 1 टाइप 2, WP115 और WP11 इनको छोड़ के जो भी ग्रेड्स हैं। सो अगर आपने राउंड स्पेसिमेन लिया है तो लॉन्गिट्यूडल में अगर आपने सैंपल निकाला है तो 22% एलोंगेशन चाहिए मिनिमम, और ट्रांसवर्स में सैंपल निकाला है तो 14% मिनिमम चाहिए राउंड में। अगर आप WPR WP24 की रिक्वायरमेंट को देखेंगे लॉन्गिट्यूडल में तो 20 है, और WP91 टाइप 1 टाइप 2, WP92, WP115, WP911 इसके लिए आप देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडल में 20 है, ट्रांसवर्स में 13 है। और अगर आपका स्पेसिमेन टेस्ट किया है फुल सेक्शन में और रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन है, राउंड नहीं है, रेक्टेंगुलर के केस में क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स और जो भी ग्रेड्स अवेलेबल हैं उसमें आपको जो रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन है अगर आपकी बॉल थिकनेस 7.94 है तो यहाँ पे एलोंगेशन रिक्वायरमेंट है वो 30 है। और इससे अगर आप नीचे आते हैं बॉल थिकनेस जैसे जैसे 0.79 का डिक्रीज होगा बॉल थिकनेस में तो उसी तरीके से आपका रिडक्शन आएगा परसेंटेज एलोंगेशन में। लॉन्गिट्यूडल में 1.5% का रिडक्शन आएगा और 1% का रिडक्शन आएगा ट्रांसवर्स में। सो आप टेबल नीचे दे सकते हैं बॉल थिकनेस 7.94 है तो उस केस में ऑल ग्रेड्स के लिए कुछ ग्रेड्स का एग्जाम्पशन दिया गया है तो वो देखेंगे लॉन्गिट्यूडल में 30 है, ट्रांसवर्स में 20 है जो कि यहाँ पे ओरिजिनल दी हुई है 30 और 20 और 28।
अब हम देखते हैं कि जैसे ही बॉल थिकनेस में 0.79 का रिडक्शन आया है, तो यहाँ पर 1.5% का रिडक्शन है लॉन्गिट्यूडनल में और 1% का रिडक्शन है ट्रांसवर्स में। सो ये इस तरीके से रिडक्शन आएगा। स्टैंडर्ड राउंड की रिक्वायरमेंट अलग है और रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट ये 30% लॉन्गिट्यूडनल में चाहिए, ट्रांसवर्स में 20 चाहिए। सो रेक्टेंगुलर और स्टैंडर्ड राउंड की रिक्वायरमेंट दोनों की अलग अलग दी हुई हैं। ये कुछ सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। सो अगर आपको इसमें से कोई भी एप्लीकेबल है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है एडिशनल, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने परचेस ऑर्डर में स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट को बेटर फुलफाई करेगा। जैसे कार्बन इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट होती है जनरली कि जितने भी कार्बन स्टील के ग्रेड्स हैं WPB हो गए, तो उसमें कार्बन इक्विवेलेंट निकालने का जो फार्मूला है कार्बन प्लस मैग्नीज बाई 6 प्लस क्रोम मोली रेडियम का सम डिवाइडेड बाई 5 प्लस निकल और कॉपर का सम डिवाइडेड बाई 15। तो ये 0.50 की मैक्सिमम लिमिट है। बट जनरली हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे PMCs हैं EPC हैं, उनकी जनरली रिक्वायरमेंट रहती है कि 0.43% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कार्बन इक्विवेलेंट। So guys, this is all about the ASSET 234 specification and their requirement. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।